हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। सो बहुत स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिज़िक्स स्टडी। सो स्टूडेंट्स, मैं विजेता सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 लेके हाजिर हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस बड़े लंबे अंतराल में दो लेक्चर्स देख लिए होंगे। ओके, तो लेक्चर 3 में हम क्वेश्चन नंबर 6 के साथ एनसीईआरटी की शुरुआत करने वाले। इससे पहले हमने 5 क्वेश्चन भी किए थे और जो थ्योरी बतानी थी वो सारी मैंने बता दी थी। ओके, तो आज हम इस पहली एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आज अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो देखिए, इसमें बोला है कि अगर एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, तो और ये भी बता रखा है कि कॉस ए और कॉस बी बराबर है, तो हमें ये शो करना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि भाई कैसे करेंगे, है ना। ये इससे पहले मैंने पांचों क्वेश्चन करवा दिए थे और अगर किसी को थ्योरी में भी दिक्कत है तो वहाँ पे मैंने डिटेल में पूरी एक्सरसाइज 8.1 में जितना कुछ आपको चाहिए वो सारा बताया और अब हम क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें एंगल ए और एंगल बी मैं वो कर लेता हूँ। ये है एंगल ए बी और सी, ए बी सी एक ट्राइंगल बना लेते हैं। अच्छा, आपको पता है कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक 90 डिग्री का ए बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल सी के थ्रू खींच लेता हूँ। ओके, लाइन खींच लेता हूँ जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही हूँ। अब मैंने ऐसा क्यों किया? सबसे पहला सवाल, क्योंकि आपको पता है ना, ट्रिग्नोमेट्री जब मैंने त्रिकोणमिति सबसे पहले बताई थी तो मैंने बताया था कि वो सिर्फ 90 डिग्री वाले त्रिभुज पे लगता है। और अगर मैंने ऐसा त्रिभुज बनाया जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है तो हम त्रिकोणमिति का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले यहाँ यहाँ एक लंब डालेंगे ए बी के ऊपर, और ये जो लंब होगा इसमें ये जो दोनों एंगल होंगे 90 डिग्री होंगे, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए, बहुत ही आराम से। देखिए, हमें प्रूव ये करना है। देखिए, मैं पहले पूरा आपको वो बता दूंगा कि हम कैसे करने वाले हैं। देखिए, इसमें हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, एंगल ए एंगल बी के बराबर है। ठीक है, अब हमारा क्या मोटिव है, कैसे करें? तो हम ये चाहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी 9th में कि अगर मान लीजिए ये साइड इसके बराबर होती है ना, तो ये वाला एंगल अपने आप ही इसके बराबर होता है। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ओके, मैंने उल्टा बोल दिया। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब इस एंगल के अपोजिट जो साइड्स हैं वो अगर दोनों बराबर होती हैं तो ये एंगल भी बराबर होते हैं। अभी मेरा मोटिव क्या है कि भाई ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो जाए। आप बोलेंगे भैया ये कैसे है? तो क्वेश्चन में दे रखा है आपको हिंट कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है। तो आप बोलेंगे भैया कॉस ए तो बताओ क्या है? तो मैंने बोला कि अच्छा अभी बताते हैं। तो अच्छा, कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप बोलेंगे भैया किसी भी चीज़ का कॉस जो होता है वो बी बाई एच के बराबर होता है। आपने याद करवाया था पिछली वीडियो, अगर आपने नहीं देखी है तो फिर देख लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको पता होगा। ठीक है, तो कॉस ए जो होगा वो बी बाई एच होगा। आप बोलेंगे भैया ये बी क्या होता है? तो बी तो बेस होता है, बेस मतलब आधार। ए किस पे बैठा है? आप बोलेंगे भैया इस पे, इसका नाम रख लेते हैं ना, नाम नहीं रखा तो ए डी। ए डी, अच्छा, एच एच तो ए सी हो जाएगा। ओके, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। अब बोलेंगे हाँ भैया, आगे बढ़ते हैं। फिर हम अगले पे बढ़ते हैं। फिर आते हैं कॉस बी। थोड़ा फास्ट करते हैं। कॉस बी जो हो जाएगा वो आपको पता है किसी भी चीज़ का कॉस बी बाय एच होता है, पर एंगल बी जिसके ऊपर बैठा है उसका नाम तो बी डी है। और ये जो हो जाएगा ये बी सी के बराबर हो जाता है, ये आपको पता है। अब बोलेंगे हाँ भैया, और आपको इससे पहली इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है। तो आप बोलेंगे भैया ये लिख लेते हैं, ए डी बाय ए सी इक्वल टू बी डी बाय बी सी। आप बोलेंगे भैया बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, पर क्या कोई फ़ायदा हुआ इससे? तो हम बोलेंगे देखिए आपको कैसे करना है। आप एक काम करिएंगे कि आप बोलेंगे कि इससे हमें क्या पता चलता है। इससे हमें ये पता चलता है कि ए डी बाई ए सी मतलब ए डी और ए सी का रेशो बी डी बाई बी सी के बराबर होता है। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ भैया, देखिए कैसे कैसे हम बहुत आराम से लिखेंगे। हम बोलेंगे भैया क्या नाम है, मैं इस रेशो को के मान लेता हूँ। आप बोलेंगे भैया क्यों मान रहे हो, कि क्या ज़रूरत आ गई है ऐसा? तो ऐसा करेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। देखिए कैसे। तो हम बोलेंगे भैया ए डी इक्वल टू के इंटू ए सी और बी डी इक्वल टू के इंटू बी सी। ठीक है, आप बोलेंगे हाँ भैया।
अब यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ आपको कैसे किस तरीके से प्रोसीड करना है। तो आप बोलेंगे भैया पाइथागोरस थ्योरम मैं लगाऊंगा तो किस किस का स्क्वायर होगा, तो आप बोलेंगे भैया AC का स्क्वायर, CD का स्क्वायर और AD का स्क्वायर इस ट्राइंगल में। बोलेंगे हाँ भैया, फटाफट लिखते हैं। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये इस वाले ट्राइंगल में है। तो आप ट्राइंगल का नाम भी लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ACD। अब मैं दूसरे ट्राइंगल में भी ये लगा रहा हूँ इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल BCD हो, इन ट्राइंगल BCD। ये आप खुद से बता सकते हैं। BC का स्क्वायर मतलब बड़ी वाली साइड का स्क्वायर CD प्लस DB, CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब मेरी बात सुनिएगा, यहाँ आपको थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना है। क्या कि दोनों में ही CD है और आपको पता है कि भैया मैं AD और AC के बीच में वो लिख सकता हूँ, रेशो लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों में से ही CD स्क्वायर निकाल लेता हूँ। अब बोलेंगे भैया इस पहले क्वेश्चन में से CD स्क्वायर मैं इस तरफ निकाल रहा हूँ तो वो वैल्यू जो आएगी वो AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर आएगी। अब बोलेंगे हाँ भैया, और CD स्क्वायर इस इक्वेशन में से, इक्वेशन नंबर 2 में से निकालूंगा तो क्या आएगी, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। आप बोलेंगे एक बात बताइए भैया, अगर दोनों ही CD स्क्वायर है, CD स्क्वायर तो अब बदल तो जाएगा नहीं, दोनों ही CD स्क्वायर है, तो ये वाली चीज़ इसके बराबर होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला कि अगर दोनों तरफ CD स्क्वायर दे रखा है तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा इसके बराबर होना चाहिए। आप बोलेंगे हाँ भैया सही बात कह रहे हो। तो हमने बोला ठीक है भाई कर देते हैं। तो AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है ना, पर मैं ट्राई करूँगा जल्दी से खत्म हो जाए। तो AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब ये जो K माना था ना, ये अब काम आएगा। कैसे? मैं AD को K इंटू AC लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे हाँ भैया आराम से लिखो। तो AD को मैं K इंटू AC लिखूँगा, तो AC स्क्वायर माइनस AD को मैं K इंटू AC लिख देता हूँ। ओके, तो K इंटू AC का स्क्वायर, मैंने क्या किया, AD की जगह पे K इंटू AC कर दिया। और वैसे ही फिर मैं यहाँ पे भी यही बोलूँगा है ना, BD को K इंटू BC कर देते हैं। तो BC स्क्वायर माइनस K इंटू BC का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से आप सभी साथ साथ में नोट कर रहे होंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ हो जाता है बच्चों के लिए, बट आज के बाद नहीं रहेगा अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि भाई यहाँ से हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भैया यहाँ से AC स्क्वायर निकाल लेते हैं, यहाँ से AC स्क्वायर निकाल लेते हैं। और आपको मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये बात बताई थी कि हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि भैया AC और BC बराबर हो जाए। तो हम बोलेंगे भैया AC और BC को बराबर करने के लिए हमें पहले K यहाँ से निकालना, AC यहाँ से निकालते हैं। AC स्क्वायर अगर मैंने यहाँ से निकाल लिया तो क्या आएगी, AC स्क्वायर अगर मैंने यहाँ से निकाला, या चलिए मैं पहले लिख देता हूँ। तो AC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इंटू AC स्क्वायर, ये तो दिख गया होगा। अरे K का भी स्क्वायर होगा, AC का भी स्क्वायर होगा, इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इंटू BC स्क्वायर। हम बोलेंगे हाँ भैया। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से AC स्क्वायर दे निकाल लूँगा, यहाँ पे BC स्क्वायर निकाल लूँगा। तो अभी मैं इसे नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ क्योंकि यहाँ जगह है नहीं, पर मेरे ख्याल से आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। तो वो आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे और हम बात करते हैं, हम कहाँ थे, AC स्क्वायर माइनस K इंटू AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस K इंटू BC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से मैंने AC स्क्वायर निकाला, AC अगर मैंने यहाँ से निकाला तो यहाँ 1 बचा। निकालने का मतलब डिवाइड करना होता है, तो इसमें से अगर मैंने AC स्क्वायर निकाल लिया तो 1 बचा। हाँ भैया, यहाँ पे K स्क्वायर था तो K स्क्वायर बचा, AC स्क्वायर मैंने निकाल लिया तो इक्वल टू BC स्क्वायर अगर यहाँ निकाला तो 1 माइनस K स्क्वायर बचा। सही बात है। तो यहाँ दोनों तरफ से 1 माइनस K स्क्वायर कट जाएगा, दोनों तरफ आ रहा है। तो यहाँ से AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर जो हो जाएगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। अब आपको पता है कि फिर मैं वही बोलूँगा कि AC बाय BC का होल स्क्वायर इसे लिख सकता हूँ मैं, इक्वल टू 1। कैसे आया भाई? अरे यार एक बात बताओ, मैं इन दोनों का स्क्वायर बाहर ले सकता हूँ ना, और फिर मैं, मुझे पता है स्क्वायर जब उधर जाता है तो दोनों तरफ अंडर रूट भी ले सकते हो, सेम ही बात है। तो अंडर रूट 1 तो 1 होगा, तो मतलब AC बाय BC जो हो जाएगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। और इससे आपको पता चलता है कि AC इक्वल टू BC हो जाएगा। और जैसे ही AC इक्वल टू BC हुआ आप खुश, मैं तो बहुत बहुत पहले से ही खुश था। देखिए AC इक्वल टू BC हुआ, आप बोलेंगे भैया हमारा काम पूरा हुआ, AC ये रहा, BC ये रहा। और जैसे ही ये बराबर हुआ मैं बोलूँगा एंगल A इक्वल टू एंगल B। कैसे ही भैया? अरे यार, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब वो एंगल जो बराबर साइड्स के अपोजिट होता है, मतलब दूसरी तरफ होता है, वो बराबर होता है। मैं फिर यहाँ से लिखूँगा, मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा। मैं यहाँ फिर भी बना देता हूँ, ओके, A B C
तो आपको ये पता होना चाहिए है ना कि क्या नाम है, अगर ए सी बी सी के बराबर है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। वहाँ पे भी मैंने सेम ही चीज़ लगाई है। देखिए ध्यान से सुनना, ए सी अगर बी सी के बराबर है तो उसके साथ वाला एंगल तीसरे के साथ दोनों बराबर होते हैं। तो आप बोलोगे भैया हाँ फटाफट लिख दो है ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यहाँ आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप बोलेंगे भैया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अच्छा एक और बात, आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं ना। क्या लिखेंगे आप हिंदी में? लिखेंगे कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, सामने वाले कोण बराबर होते हैं। ये आपने 9th में पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं इसे रिपीट कर सकता हूँ। देखिए भाई, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ये भुजा इसके बराबर होती है तो इन दोनों भुजाओं का तीसरे के साथ जो एंगल होता है, ये वाली भुजा का तीसरे के साथ ये वाला एंगल है, इस वाली भुजा का तीसरे के साथ ये वाला एंगल है, वो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, आप इसे समझ सकते हैं। अगर ये और ये बराबर है तो तीसरे के साथ ये वाला एंगल है, इसका तीसरे के साथ ये वाला एंगल है, ये दोनों बराबर होते हैं। वही चीज़ मैंने वहाँ लगाई है, एक बार ध्यान से देखिएगा और साथ में नोट करते हुए चलिए, है ना। सिर्फ भूतों की तरह देखना नहीं है ना, उससे फ़ायदा नहीं होगा आपको। ओके, तो यहाँ आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यही प्रूफ करना था और हैंस प्रूफ्ड आप लिख के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये जो सवाल था बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा सवाल था, है ना। ये एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है और जब आता है तो बच्चे नहीं कर पाते।